नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कोरोना वैक्सीन की अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लगी डोज। इधर सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट की मिली मंजूरी। वहीं कोरोना से सुरक्षा में स्पुतनिक वी वैक्सीन 97.8% प्रभावी। कोरोना की रफ्तार काबू में। 102 दिन बाद कोरोना के नए मामले 40,000 के नीचे, जबकि 907 लोगों की मौत। बीएमसी के सीरो सर्वे में खुलासा, मुंबई में 50% से ज्यादा बच्चों में बनी एंटीबॉडी। बाजार में दूसरे दिन भी दिखी मुनाफा वसूली। निफ्टी 15,800 के नीचे बंद। दिग्गज बैंकों ने बनाया दबाव, लेकिन एफएमसीजी, फार्मा और मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। सरकार की बीमा सेक्टर में निजीकरण की तैयारी। पहले चरण में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण संभव। नीति आयोग की सिफारिश से वित्त मंत्रालय भी सहमत। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ट्रेन के सफर में खाने का लुत्फ उठाने के लिए यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। आईआरसीटीसी को ऑनबोर्ड केटरिंग सुविधा दोबारा शुरू करने में लगेगा और वक्त। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ट्विटर के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला जारी। यूपी पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की। कंपनी के एमडी पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप। साथ ही यूपी सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जम्मू में लगातार तीसरे दिन दिखाई दिया ड्रोन। शाम 4 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत। जम्मू कश्मीर के हालात और ड्रोन हमले पर देंगे जानकारी। भारत ने जम्मू में ड्रोन हमले का मुद्दा यूएन में उठाया। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। और सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। अब तक कोरोना वैक्सीन की 33 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन पर पूरा अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो दीपाली, 33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन यहां पर लग चुका है। ताजा आंकड़े वैक्सीनेशन के क्या कहते हैं, बताएं। जी बिल्कुल, जो ताजा आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि अब वैक्सीनेशन अभियान देश में तेजी पकड़ चुका है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 52 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लगाई गई हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर है सिप्ला की तरफ से। सिप्ला ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये मंजूरी के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी कि क्या वो मॉडर्ना का इंपोर्ट देश में कर सकता है या नहीं। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट कराई गई थी और सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सिप्ला को इजाजत दे दी गई है कि वो देश में मॉडर्ना का इंपोर्ट कर सकता है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिहाज से एक ये अच्छा कदम साबित होगा। वहीं इसी बीच आधार पूनावाला ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो ईयू की तरफ से ग्रीन पास अलग अलग देशों को दिया जा रहा है, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है, तो उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जल्द ही सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अगर ग्रीन पास भारत को कोविशील्ड के लिए नहीं मिलता है तो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अलग अलग देशों में जाते हैं, उनके लिए काफी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो एक तरफ ये अच्छी खबर जरूर है कि सिप्ला को इजाजत दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो कोविशील्ड है उसके लिए ईयू के तहत ग्रीन पास हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है भारत। दीपाली, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन जब बात हो रही है वैक्सीन की, तो दो वैक्सीन के बीच अंतर आखिर कितना हो, इस पर लगातार बहस चलती रहती है, खासतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन पर। अब कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के साथ
बनाने वाली ऑक्सफोर्ड से ये दावा आया है कि अगर 2 वैक्सीन के बीच का अंतर 315 दिन यानी करीब 45 हफ्ते हो तो ये सबसे अच्छा है। आखिर ऐसा क्या मिला है रिसर्च में कि अब ये नया दावा किया जा रहा है, और क्या इससे भारत में पहले ही 3 बार बदल चुका गैप एक बार फिर से बदल सकता है? देखिए कंज्यूमर अड्डा 5:27 पर वैक्सीन का गैप 315 दिन बेस्ट। संजीवनी अभियान की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये गाड़ियां गांव-गांव जा रही हैं जहां हमारे एनजीओ पार्टनर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह एक व्यक्ति टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और इसके बाद हमारी टीम लोगों के सवालों का जवाब देती है और उनके मन में बसे किसी भी मिथक और अवधारणा को भी दूर करने की कोशिश करती है। आइए जायजा लेते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में संजीवनी की गाड़ी कहां पहुंची है और किस तरह मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश हो, चाहे बरसात हो या फिर धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए संजीवनी की गाड़ी कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेलथंगाड़ी तहसील के चारमढ़ी गांव में हमारी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया। मेरा माँ को 70 ईयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करे, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले मैं इधर 2 कर दूंगा। हैरानी की बात तो ये है कि देश में इस महामारी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और इतने समय बाद भी कई लोगों का कहना है कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई ये बताइए कि आपने और आपके घर वाले ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं मर गए तो जाने तो क्या कर रहे, अल्लाह क्या होता है वो होता है, ये कोरोना के आदमी मर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी के दौरान भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। संजीवनी अभियान ने एक गाड़ी की व्यवस्था की जिसमें अलग अलग गांवों में विशेष रूप से सक्षम लोगों को केंद्रों तक ले जाया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। हम तीनों ने वैक्सीन लिया है, इसलिए हम संजीवनी कैंपेन का इनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो। तो साफ तौर से वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची। हमारी खास मुहिम संजीवनी के ऊपर हमने एक एंथम भी बनाया है, सुनिए। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले जुबान जरा सहले तू सबसे कह ले है नहीं तुम्हें जाने मिलती का
टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। चलिए तो अब वैक्सीनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड केसेस की। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे 102 दिन बाद कोरोना के 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या की बात करें तो ये घटकर 907 पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ मुंबई में हुए सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज भी मिली है। पूरा अपडेट लेंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताएं कि कोरोना की रफ्तार कहां तक पहुंची है और 102 दिन बाद कोरोना के 40,000 से कम नए मामले आए हैं। साथ ही बच्चों में, खासतौर से मुंबई के बच्चों में बताया जा रहा है कि 50% एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। जो बिल्कुल अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं मृतकों की संख्या में भी तेज गिरावट आई है। 1,000 से कम लोगों की जान बीते एक दिन में कोरोना की वजह से गई है। जहां तक बीएमसी के सीरो सर्वे की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा खुलासा इस सर्वे में हुआ है वो ये कि मुंबई में 1 से लेकर 18 साल के 50% से ज्यादा बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज्यादा मुंबई में बच्चे कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। 1 अप्रैल से 15 जून के बीच ये सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे। अगर सैंपल की संख्या की बात की जाए तो 2100 से ज्यादा सैंपल्स पूरे मुंबई में इकट्ठे किए गए थे और जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि करीब 51% बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उनमें कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। चलिए आप हमारे साथ बने रहें दीपाली। हम आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। ट्रेन में सफर के दौरान खाने का लुत्फ उठाने के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑन बोर्ड केटरिंग सुविधा दोबारा शुरू करने में आईआरसीटीसी को अभी और वक्त लग सकता है। दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो दीपाली ये बताएं आखिर ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विस शुरू करने में और कितना समय लग सकता है आईआरसीटीसी को? देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं रेल मंत्रालय फेज वाइज मैनर में ट्रेनों को चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विस की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक शुरू होती हुई नजर नहीं आएगी। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय का खास तौर पर जो मंत्री हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल, उनका ये तर्क है कि कोरोना की वजह से अभी भी लोग यात्रा के दौरान खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। या तो वो अपने घर से खाना ला रहे हैं या फिर सफर के दौरान खाना ही नहीं ले रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभी फैसला टल गया है। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड में एक बैठक भी हुई थी और उसी के बाद ये विचार किया गया है कि फिलहाल केटरिंग सर्विस को शुरू ना किया जाए। प्री कोविड टाइम की बात की जाए तो आईआरसीटीसी 250 से ज्यादा ट्रेनों में ऑनबोर्ड केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल इस सेवा को शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आईआरसीटीसी की कुल कमाई का 38% हिस्सा केटरिंग सर्विस से ही आता है। शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव डिटेल के लिए और तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए दीपाली। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। ट्विटर के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर में कंपनी के एमडी पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। पूरा मामला समझेंगे हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। असीम, ये बताएं ट्विटर विवाद में फिलहाल ताजा अपडेट, ताजा मोड़ क्या है? देखिए, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा जो है वो गलत दिखाया है। कल देर रात तक उस नक्शे को जो है उसको हटा लिया गया, लेकिन इस बीच जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने ट्विटर के ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज की है। जो आईपीसी सेक्शन 505 और आईटी एक्ट के सेक्शन 74 के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इससे पहले भी एक एफआईआर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ट्विटर के खिलाफ जो है वो कर चुकी है। एक गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का मामला जो है सामने
गया था, उसका वीडियो जो है ट्विटर के ऊपर अपलोड जो है वो किया गया था और उसको ट्विटर को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन ट्विटर ने वो वीडियो जो नहीं हटाया। तो इसको लेकर के ट्विटर के जो एमडी है उनको सम्मन जो है गाजियाबाद पुलिस ने जो भेजा था। उस सम्मन को जो है ट्विटर के एमडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसके ऊपर राहत जो है वो दे दी और राहत देने के बाद 29 तारीख के बाद को सुनवाई जो है उस पर होनी थी। इस बीच जो है उत्तर प्रदेश सरकार उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है दायर की कि वो जो राहत जो उनको दी गई है उसको रद्द जो है वो किया जाए। जो ट्विटर के एमडी है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट जो है वो दायर कर चुके हैं। तो अब जब भी मामले की सुनवाई जो होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या जो सम्मन जो है उनको जारी किया गया वो सही था या नहीं था। और अब 2 एफआईआर जो है ट्विटर के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया पूरा मामला समझाने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो ट्विटर और सरकार के बीच चल रही इस तनातनी पर सबकी निगाहें हैं। क्या सरकार इस बार ट्विटर को कानून मानने पर बाध्य कर देगी? आवाज अड्डा में इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा 5:57 पर। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो इनमें गिरावट रही है और आज के कारोबार में हमने देखा कि मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली का रुझान रहा। इसके अलावा आईटी और इंफ्रा इंडेक्स में भी दबाव रहा। निफ्टी 66 पॉइंट टूटकर 15,749, तो सेंसेक्स की बात करें 185 पॉइंट गिरकर 52,550 पर बंद हुआ है। हालांकि आज फार्मा, एफएमसीजी, शुगर और फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन के सिलसिले पर जुलाई में ब्रेक लग सकता है। मई में लॉकडाउन की वजह से ई वे बिल जनरेशन में करीब 30% की गिरावट दर्ज हुई है, लिहाजा इसका असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ना तय है। पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं कि जीएसटी कलेक्शन पर किस तरह से असर पड़ सकता है अब की बार? बिल्कुल, देखिए पिछले साल अक्टूबर महीने से ही लगातार हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला जुलाई महीने में थम सकता है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है कि मई महीने में लगभग आधे महीने देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से ई वे बिल जनरेशन में करीब 30% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अगर अप्रैल महीने में देखें तो करीब 5,87,00,000 ई वे बिल जनरेट हुए थे, लेकिन उसके अगले महीने यानी मई महीने में ये ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा घटकर 4 करोड़ से नीचे आ गया, यानी करीब 30% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। लिहाजा इसका सीधा असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ना तय है। इसलिए माना जा रहा है कि जब 1 जुलाई को जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़े 1 लाख करोड़ रुपए से कम के हो सकते हैं। हालांकि इसके अगले महीने यानी कि जब 1 अगस्त को जो आंकड़े आने वाले हैं उसमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि जो ई वे बिल जनरेशन की रफ्तार है वो फिर से जोर पकड़ रही है। करीब 20% की जो ग्रोथ है वो जून महीने में दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर जुलाई में जो आंकड़े आएंगे वो 1 लाख करोड़ रुपए से कम हो सकते हैं, लेकिन अगले महीने जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार फिर से एक बार जोर पकड़ सकती है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।